आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है राष्ट्रपति शासन। हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति शासन का जिक्र आर्टिकल 356 के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति शासन किन किन परिस्थितियों में लगता है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर किसी राज्य का जो शासन है, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन ज़रूरी नहीं है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही लगे। राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी अगर राष्ट्रपति को ये अनुभव हो कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो वो कौन कौन से सिचुएशन है, वो कौन कौन सी कंडीशन है। एक आर्टिकल है हमारा 355 संविधान का, जो क्या कहता है कि संघ सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करे, और दूसरा ये देखना कि संविधान के अनुसार वो शासन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एक और आर्टिकल है 365, वो क्या कहता है, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई संवैधानिक आदेश दिया है राज्य को और राज्य नहीं मान रहा है तो भी वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा कैसे पता चले कि राज्य के अंदर किस तरह की व्यवस्था चल रही है, शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो राज्यपाल है वो गृह मंत्रालय को हर 15 दिन के बाद जिस राज्य के राज्यपाल होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट से पता चलता है कि वहाँ पर जो शासन है राज्य के अंदर किस तरह की जो व्यवस्था है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। अगर मान लीजिए राज्यपाल की रिपोर्ट से भी ये ना पता चले तो सरकार की जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी भी बहुत सारी एजेंसी ऐसी होती है जिनके माध्यम से इस बात का पता चल सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है उसके 2 महीने के बाद संसद की अनुमति लेनी ज़रूरी होती है। जब तक संसद की अनुमति नहीं ली जाएगी तब तक विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहले जो ये राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1953 के अंदर कहाँ पर लगा था, पेप्सू में लगा था। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो ये राष्ट्रपति शासन लगा है, लंबी अवधि तक, ये मान लीजिए कि 90 से लेकर 1996 तक जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे टाइम तक 356 जो है वो लगा है। इसके अलावा अगर ज़्यादा बार पूछा जाए तो ये कहाँ पर लगा है, यूपी में लगा है। यूपी में ये 10 टाइम्स लगा है, 10 बार लगा है। इसके अलावा मणिपुर में भी ये 9 बार लगा है और बिहार में ये 8 बार लगा है। हम ये कह सकते हैं कि आज तक ये जो आर्टिकल है 356 जो है राष्ट्रपति शासन जो है, इस आर्टिकल का जो प्रयोग है लगभग 125 बार किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस आर्टिकल का प्रयोग कई बार बहुत गलत तरीके से किया जाता है। क्यों? कई बार क्या होता है कि सेंटर के अंदर मान लीजिए किसी और पार्टी की सरकार है और राज्य के अंदर किसी और पार्टी की सरकार है, तो सेंटर की तरफ से गलत तरीके से 356 को इम्पोज किया जाता है और वहाँ की सरकार को गिराया जाता है, वहाँ की विधानसभा को भंग किया जाता है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है, क्या जब 356 लगाया जाता है क्या उसके लिए जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है? क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर? तो मैं आपको बता दूं कि 356 के खिलाफ कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। जैसे 2014 के अंदर मैं आपको एक केस बता रही हूँ। 2014 में उत्तराखंड में हरीश रावत की जो सरकार है उसको इसी तरीके से गिराया गया था और उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ के हाई कोर्ट में। तो वहाँ का जो न्यायाधीश था जोसेफ, उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो शासन लगा है, जो 356 जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो गलत तरीके से लगाया गया है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई सरकार है, उसके पास बहुमत नहीं है और उसको बहुमत सिद्ध करने का अगर मौका ना दिया जाए, जैसे कि एक केस आया था SR मुंबई केस, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। 1994 में इस केस के दौरान फैसला सुनाया गया था। इस सरकार के पास, वहाँ पर जो सरकार थी जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पर, और कांग्रेस की जो सरकार थी उस टाइम पर, उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवाया और ये केस जो था वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया और इस 9 जो जजेस हैं
उन्होंने फैसला सुनाया कि ये जो है 356 जो है वो गलत तरीके से लगा है। तो उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई, उसके अंदर एक तो ये कहा गया कि अगर 356 को लगाया जाता है तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि इसके औचित्य को सही ठहराए, यानी गलत तरीके से हम किसी भी विधानसभा को भंग नहीं कर सकते। जैसे कि कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री था उसको बहुमत सिद्ध करने का मौका ही नहीं दिया। तो इस फैसले में ये बात कही गई कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा वो राजभवन में बैठकर राज्यपाल नहीं देखेगा, ना ही सदन के बाहर होगा। जो फ्लोर टेस्ट होगा वो हमेशा सदन के अंदर ही होगा। मतलब इस तरीके से हम इसको आर्टिकल 356 को नहीं लगा सकते। दूसरी बात इसमें क्या बताई गई, यानी मान लीजिए राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी राष्ट्रपति शासन की, तो तब तक वहाँ के विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा जब तक कि दोनों सदनों का अनुमोदन ना मिल जाए। तीसरी बात इन्होंने कही कि तब तक 356 का प्रयोग जो किया जाएगा वो लास्ट, जब कोई और सिचुएशन नहीं होगी हमारे पास, तभी हम उसका प्रयोग करेंगे 356 का। वित्तीय आधार पर हम 356 को नहीं लगा सकते। मान लीजिए किसी राज्य के अंदर आंतरिक अशांति फैली हुई है, लेकिन आंतरिक अशांति के अंदर उस राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है, तो भी इस आर्टिकल 356 को नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे जो महत्वपूर्ण केस था मुंबई RS केस जो था कर्नाटक वाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस है जो कि ये बताता है हमें कि आर्टिकल 356 को हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो 356 है वो कितने लंबे समय तक लग सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि शुरू में हम इसको 6 महीने करके हम इसको अधिकतम समय जो है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि अधिकतम समय कितना हो सकता है, इसके लिए 3 साल हो सकता है। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये 3 साल से ज़्यादा लगाया गया है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये 6 साल तक इम्पोज रहा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, यानी 2 कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उस दौरान भी हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर इसकी अवधि जो है 3 साल से ज़्यादा रही, तो वहाँ पर क्योंकि आतंकवाद चरम सीमा पर था, इस वजह से ये जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 2 परिस्थितियाँ कौन कौन सी है जब अवधि 3 साल से ज़्यादा है। एक तो अगर इलेक्शन कमीशन ये बात लिख कर दे दे कि यहाँ पर अब आगे चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो इस कंडीशन में अवधि को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो भी इस कंडीशन को, यानी जो 3 साल से अधिक की अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो जब ये आर्टिकल 356 लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उस टाइम पर राज्य की शक्तियों पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 356 जब लगाया जाता है तो जो पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है और जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो कहाँ पर चली जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। फिर राष्ट्रपति डिसाइड करता है, उसके द्वारा जो भी मनोनीत अधिकारी होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि राज्यपाल भी ये काम कर सकता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कार्यपालिका जो शक्ति है वो सचिव, वहाँ उस राज्य के सचिव के हेल्प से वहाँ पर शासन चलाता है। दूसरा, राज्य से रिलेटेड जो भी बजट है, कोई भी बिल है या कोई भी कानून बनाना है तो किसकी देख रेख में बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की देख रेख में बनता है। तीसरी बात क्या है इम्पोर्टेंट, मान लीजिए उस टाइम पर शासन नहीं चल रहा है तो जो शासन चलेगा राज्य का वो राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से चलेगा। तो 356 जो धारा है, जो आर्टिकल है, उसका काफ़ी मिसयूज़ भी हुआ है। कब इसका मिसयूज़ होता है, मान लीजिए सेंटर के अंदर कोई और सरकार है, राज्यों के अंदर कोई और सरकार है, तो उस दौरान इसका काफ़ी गलत उपयोग होता है। जैसे कर्नाटक के अंदर, गोवा के अंदर, मतलब काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इसका
गलत प्रयोग भी हुआ है। जैसे 2016 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इसका मिसयूज़ किया गया था आर्टिकल 356 का। तो ये था आपका राष्ट्रपति शासन। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन जो है वो किस आर्टिकल के तहत लगते हैं, 356 के तहत। इसके खिलाफ जुडिशल रिव्यू है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंज किन किन परिस्थितियों में होगा ये बताया मैंने आपको। और अधिकतम कितने टाइम तक लगाया जा सकता है, ये 3 साल तक लगाया जा सकता है और 6 महीने के बाद अनुमोदन लेना पड़ेगा। और इसमें जो जुडिशल रिव्यू था उसका जो केस था इम्पोर्टेंट, वो कौन सा था इसमें, वो था SR बॉम्बे केस। इसके अलावा जुडिशल रिव्यू का 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसी से बिलोंग करता है और 44 जो संविधान संशोधन है वो भी इसी से बिलोंग करता है। अब हम डिस्कशन करते हैं, एक करंट टॉपिक है जो आजकल रहा है, शराब। आपने देखा है अल्कोहल, लिकर को लेकर लोग काफ़ी सेंसिटिव हुए हैं। अभी 4 मई की बात है, जैसे ही भाई अब हमें पता है कि कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा गई है, काफ़ी पिछड़ गई है। और इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक डिसीज़न लिया गया कि शराब की जो दुकानें हैं वो खोल देनी चाहिए। तो पहली बात तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए या खोल देनी चाहिए, क्या ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है? देखिए, वैसे तो ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है देश के अंदर, तो आपदा अधिनियम 2005 क्या कहता है कि इससे रिलेटेड जो मामला है, शराब से रिलेटेड जो मामला है, जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार ले सकती है। अदरवाइज़ ये जो है वो किसका है, राज्य सूची का विषय है। इसलिए सरकार ने इस पर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। लेकिन दोबारा से इसको खोलने के लिए कहा तो काफ़ी लोग इसके प्रति सेंसिटिव हुए, उन्हें लगा कि लोगों को काफ़ी दिनों से शराब नहीं मिल रही थी, तो उनकी जो हैबिट्स थी शराब पीने की, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। तो एक याचिका, एक पिटीशन दायर की सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन दायर की गई। तो देखिए इसके ऊपर क्या फ़ैसला दिया सरकार ने। पहली बात तो इन दोनों पिटिशन्स को खारिज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि शराब पर पाबंदी लगाना, ये इसका वर्णन हमारे कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 47। हमारे जो डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, वहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। और वहाँ पर क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए, वहाँ पर ये लैंग्वेज है कि मादक पदार्थों पर रोक लगाने का प्रयास करेगा राज्य। मतलब राज्य जो है वो मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा और वो बाध्यकारी नहीं है। वैसे भी हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरी, राज्य की उसी आर्टिकल के अंदर जो 47 है उसमें ये बात बता रखी है कि राज्य की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पब्लिक हेल्थ और अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो राज्य के लिए प्रोवाइड करवाएं। उसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर हम शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कानून बनाकर। वैसे भी अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है तो उसको हम कानून बना के लागू कर सकते हैं, ऐसे लागू नहीं कर सकते। और उसमें भी जो स्टेट होता है उसकी मर्ज़ी होती है। जैसे बहुत सारे राज्यों के अंदर, जैसे केरल में शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई, लेकिन 2017 में वहाँ खोल दी गई। इसके अलावा 2016 के अंदर बिहार के अंदर लगाई गई। उससे पहले बंसीलाल की सरकार में हरियाणा के अंदर भी शराब के ऊपर क्या है, रोक लगाई गई। लेकिन शराब पर रोक लगाने के बाद जो स्थिति है स्टेट की और ज़्यादा ख़राब हुई है। देखिए ये बात सही है कि जो शराब है उस पर रोक लगानी चाहिए। और जब ये मुद्दा संविधान सभा के अंदर जब डिस्कशन हो रहा था तो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही इस मुद्दे के ऊपर। जैसे बहुत सारे बंदों ने, जैसे मैं आपको एक नाम बताती हूँ, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जयपाल, और वो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और वो जो आदिवासी निवासी थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने तर्क दिया इसके पक्ष में कि नहीं, शराब के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि हमारे बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं, हमारे जो धार्मिक कार्य हैं आदिवासियों के, वो तो शराब और बियर से शुरू होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, शराब जो है उस पर पाबंदी होनी चाहिए। जैसे महावीर त्यागी जी जो थे, वो भी संविधान सभा के व्यक्ति थे। सुभा लक्ष्मी जो थे, वो संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि शराब के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और शराब जो है वो सही नहीं होती, और इससे जितना फ़ायदा होता है उससे कई गुना जो है राज्य को नुकसान होता है। काफ़ी कंट्रोवर्सी टॉपिक रहा ये, जब नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इसको रखा गया। लेकिन फिर भी जो हमारे संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस समस्या को काफ़ी अच्छे ढंग से सुलझाया। उन्होंने कहा, देखिए, शराब का जो मुद्दा है वो नीति निर्देशक तत्वों में इसलिए रखा जा रहा है कि ये राज्य की जिम्मेवारी है कि वो अपने इस मुद्दे को किस तरीके से, किस पर्पज़ से देखेंगे। ऐसा भी है कई राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर चलती है, तो मतलब राज्य के जो युवा व्यक्ति हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको कितने हद तक रोक सकते हैं। मतलब बाध्यकारी नहीं है। तो आपका जो ये टॉपिक है ये काफ़ी करंट इशू रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि शराब के सेवन पर क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर इसको रोक सकते हो तो किस तरीके से रोक सकते हो। तो ध्यान रखिए, कोई भी नीति निर्देशक तत्व है अगर उसको लागू करना है तो हम उसको कानून बनाकर लागू कर सकते हैं। और आपका जो अल्कोहल है, शराब जो है, वो किस का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है ये। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कानून बना सकती है, तो 2005 का जो आपदा अधिनियम है उसके तहत जो पावर्स है वो गृह मंत्रालय के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। उसी के दौरान जो कोरोना वायरस फैला हुआ था, उस दौरान शराब की जो दुकानें हैं उनको क्या किया गया, बंद किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। शराब लॉकडाउन के दौरान इनकी दुकानें खुली और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियाँ उड़ी। ये सारे के सारे मुद्दे काफ़ी कंट्रोवर्सी रहे हैं और काफ़ी करंट में रहे हैं, तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।